Is it so important? So it was the first step taken by the British government या फिर British Crown आप कह सकते हो to control and regulate the affairs of the East India Company in India. तो अभी तक हम देख रहे थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और वो इंडिया में आकर ट्रेड करती है और धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करने लग जाती है, लड़ाइयाँ लड़ने लग जाती है, बक्सर प्लासी की हमने बैटल्स भी देखी। तो अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है या ब्रिटिश क्राउन जो है उसको कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी से ज्यादा, एक ट्रेडिंग कंपनी से ज्यादा कुछ और करना चाह रही है। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया कि हम डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकें। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। Next point is it recognized for the first time the political and administrative functions of the company. तो उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में वो ये है कि ये पहली बार हुआ कि ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिली इस बात को कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग नहीं कर रही, रादर ट्रेडिंग के अलावा पॉलिटिकल सुप्रीमेसी भी स्टैब्लिश कर रही है, पॉलिटिकली लैंड्स को गवर्न कर रही है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी कलेक्ट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे कि टैक्स कलेक्शन करना, इस तरह के काम भी कर रही है, राजाओं से नेगोशिएशन करना। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कंपनी सतर्क है और कंपनी इन चीजों में इन्वॉल्व हो रही है रादर देन जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग कंपनी। तो कहने का मतलब है कि आप कह सकते हो कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसकी आंखें खुल गई हैं कि इन 150 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी पैसा कमा लिया है और अब ये पैसों से कुछ और ज्यादा कमाना चाहते हैं। दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ होल ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो उनका अंदेशा था वो सही भी था, तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको क्यों ना टैप किया जाए, इनको क्यों ना कंट्रोल किया जाए। थर्ड पॉइंट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और ये अपने आप में फाउंडेशन स्टोन रखा गया जिससे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लंदन से चलेगी, इस चीज का एक फाउंडेशन स्टोन जो था वो रखा गया था इस एक्ट के अंदर। सो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या फीचर्स थे इस एक्ट के अंदर। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो था वो था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, उनको सुप्रीमेसी मिली बाकी गवर्नर जनरल से। तो ये आपके आगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स की यहाँ पे फोटो दिखाई गई है, पोर्ट्रेट दिखाया गया है। सो गवर्नर ऑफ बंगाल थे एंड ही वाज अगेन प्रमोटेड, आप कह सकते हो, रीनेम्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट कर दी इनके लिए, जिसके अंदर 4 बंदे बिठाए गए जो कि इनको असिस्ट करेंगे किसी भी तरह के मैटर में जिसमें उनको उनकी एडवाइस चाहिए होगी। It made the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal, unlike earlier where the 3 presidencies were independent to each other. तो अभी तक हम देख रहे थे कि बंगाल, बॉम्बे और आपका जो सदर्न इंडिया है जो मद्रास से कंट्रोल हो रहा है, ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और तीनों के तीनों के जो हेड्स हैं वो गवर्नर ही कहलाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ इस एक्ट के बाद, क्योंकि गवर्नर जनरल का टाइटल मिल गया बंगाल वाले गवर्नर को, तो कहीं ना कहीं बाकी जो दोनों गवर्नर्स हैं बॉम्बे के और मद्रास के, वो सबऑर्डिनेट हो गए किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो आप कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब ब्रिटिश रूल को। Another feature of this act was it provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहीं पे स्टैब्लिश की गई थी, तो वो कलकत्ता थी, नॉट दिल्ली। तो दिल्ली नहीं थी, वो क्या थी, कलकत्ता थी, बंगाल के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। और ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही स्टैब्लिश की गई थी। इसका ईयर था 1774। तो 73 में एक्ट आया और 74 के अंदर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टैब्लिश कर दी गई। तो ऑफ कोर्स उस टाइम क्योंकि जुरिसडिक्शन भी कम है, मैटर्स भी कम है, तो उस टाइम सिर्फ एक चीफ जस्टिस होते थे, तो चीफ जस्टिस तो आज भी एक ही होंगे एंड 3 अदर जजेस की पोजीशन यहाँ पे रखी गई थी। तो 1+3 का फॉर्मूला उस टाइम पे चलाया गया था। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट का आप कह सकते हो कि प्रीडिसेसर जो है, पुराना रूप जो है वो कहाँ से आया, वो रेगुलेटिंग एक्ट से आया, 1773 के एक्ट से आया और वो कलकत्ता से आया, ना कि दिल्ली से आया। It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting any presents or bribes from the natives. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी करप्शन। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था जिससे कि प्राइवेट ट्रेड लोग कर रहे थे और प्राइवेट प्रॉफिट्स बल्क में कमा रहे थे। तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैप करना चाहती थी और कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि जो भी कंपनी के अंदर सर्वेंट्स है, जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं लोग, वो लोग अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते।
यानी कि अगर आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप क्लर्क हैं, चाहे आप सुपरिटेंडेंट हैं, किसी भी और पोजीशन पे हैं, आप अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम आज भी देखते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में होते हो तो आप अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते किसी भी तरह का। सो अगर आप कंपनी के सर्वेंट हैं तो आप प्राइवेट काम नहीं करेंगे, और ना ही आप गिफ्ट ले सकते हैं। तो गिफ्ट, अगेन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो और आप गिफ्ट लेते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो ब्राइब भी हो, किसी काम के लिए हो। तो इसीलिए प्रेजेंट्स और गिफ्ट में या ब्राइब में कोई ज़्यादा फर्क हमें नज़र नहीं आता। तो इसीलिए कंपनी के सर्वेंट्स को मना कर दिया गया कि अगर आप किसी भी तरह के आप प्रेजेंट लेते हो किसी नेटिव से, नेटिव का मतलब यहाँ पे इंडियन है, किसी भी इंडियन से आप किसी भी तरह का गिफ्ट लेते हो, प्रेजेंट लेते हो, या ऑफिशियली ब्राइब लेते हो, यानी कि आप कह के ले रहे हो कि मैं रिश्वत ही ले रहा हूँ, तो तीनों ही पोजीशन में आपको ये एक्ट जो होगा पनिशेबल होगा, एंड यू कैन नॉट डू दिस। तो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स, फ्रॉम द इंडियंस। एंड लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये हुआ कि इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्निंग बॉडी होती थी कंपनी की, टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है उसको कहीं ना कहीं धक्का लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर डायरेक्टली लगा दिया। जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कि कंपनी का, जैसे आज की डेट में अगर हम कहें तो हर एक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कोर्ट नहीं होता, बोर्ड होता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बीओडी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एनुअल मीटिंग करता है, उसके अंदर रिपोर्ट्स वगैरह निकालता है। तो उसी तरीके से उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्निंग बॉडी होता था। तो उनको रिक्वायर कर दिया, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपको जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो सारी की सारी किसको करनी है, ब्रिटिश क्राउन को करनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी है। रिपोर्टिंग में आपको क्या कुछ देना है, यू हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड है, यानी कि आपने किस जगह पे कौन सी सेटलमेंट का हिसाब लगाया। जैसे कि हम देखते हैं बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट है, इसके अलावा भी और कई सारे लैंड रेवेन्यू के टैक्टिक्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जैसे कि मनसबदारी सिस्टम हो गया और सिस्टम हो गए, रेवतवारी सिस्टम, ये वो। तो कहाँ कहाँ से आपने रेवेन्यू लिया, लैंड से लिया, ट्रेड से लिया, किस चीज से लिया, कंपनी के पास कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर कितना था उसमें से, और कहाँ कहाँ आपने खर्चा किया। क्योंकि आप खर्चे दिखा रहे हो और लॉसेस दिखा दो तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो आपने एग्जैक्ट आपको अकाउंट्स देने हैं कि आपने कितना कमाया, कहाँ से कमाया और कितना आपने खर्चा किया। इसके अलावा आपने सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में क्या क्या किया। सिविल अफेयर्स मीन्स आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या कुछ किया। तो आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसेज बनाए, आपने कोई रिपोर्ट्स पब्लिश की, आपने कोई सर्वेस कराए, आपने कोई ऑफिसेज बनाए, आपने क्या किया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये पूरी चीज आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड साथ ही मिलिट्री अफेयर्स आपने क्या किए इंडिया के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइम तक दो बड़ी लड़ाइयां हो चुकी है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हो चुकी है, जो कि कंपनी जीत चुकी है और बहुत ही आराम से जीत चुकी है, कहने का मतलब। तो इसीलिए आपने अगर कोई भी और मिलिट्री अफेयर है, किसी राजा के साथ आपने कोई मिलिट्री संधि की है तो वो आप बताएंगे। अगर आपने किसी और राजा के साथ कोई लड़ाई की है, चाहे उसमें छोटी लड़ाई थी चाहे वो बड़ी लड़ाई थी, उसमें कितने सोल्जर्स आपने लिए, कितना उसमें वॉर में खर्चा हुआ, कितना आपको वॉर के बाद बाउंटी के रूप में मिला या वॉर इंडेमनिटी के रूप में मिला, डैमेजेस के रूप में मिला, वो सब अफेयर्स भी आपको बताने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारे मार्जिन ऐसे थे, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं आया था कंपनी के ऊपर, जो कि हम आगे वाले एक्ट्स के अंदर देखेंगे। धीरे धीरे कंपनी को किस तरह से टैप किया जा रहा है, एंड अल्टीमेटली जब 1857 का रिवोल्ट होता है उसके बाद डायरेक्टली जो गवर्नेंस है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो सीड्स हैं, सीड्स वर सोन एट दिस पॉइंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने सीड शो कर दिए कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना है। अब डायरेक्टली तो खत्म कर नहीं सकते, इतनी पावरफुल कंपनी है, इतनी अमीर कंपनी है और इंडिया को कंट्रोल कर रही है। तो धीरे धीरे आप कंपनी को वीकन कर रहे हो, कंट्रोल ला रहे हो अपना, और जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ अब टाइम आ गया है और आपने कंपनी को कोलैप्स कर देना है। तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट एक्ट्स में पढ़ते रहेंगे डेली क्लासेस में। सो थैंक यू फॉर